जहांगीर कह रहे हैं मैम वीडियो नहीं चल रहा है। तो वीडियो अभी चलेगा, क्लास ऑन होगी तभी तो वीडियो चलेगा। 2 से 4 मिनट तो वीडियो स्टार्ट करने में लग जाते हैं यार, तुम लोगों में पेशेंस है नहीं, बोलिए है। चलिए, गुड मॉर्निंग। कमल जी आप लाइव नहीं आ रही हैं मैम। आ गई लाइव, बिल्कुल आ गई। कुंदन जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कुंदन। माधव गुड मॉर्निंग। हरीश चंद गुड मॉर्निंग। हीरा मोदी गुड मॉर्निंग। तो आज क्या स्पेशल है मैम? कुछ स्पेशल नहीं है। स्पेशल क्या होगा आज? आज कुछ स्पेशल है तो मुझे भी बताइए। मेरी साइड से तो एज यूजुअल आपका आशीर्वाद है। ओके मैम, आप शादी कब कर रहे हो? रोशन कुमार, अभी नहीं करनी। आई हैव ए डाउट फ्रॉम बायोलॉजी, कैन आई आस्क हेयर? हाँ माधव पूछिए, बिल्कुल पूछिए। मैम आपका तबीयत अच्छा है? हाँ अभी ठीक है एकदम। हीलियम किस ब्लॉक में आता है? संजीव कुमार, कितनी बार बताएं, हीलियम का पढ़ाया भी था। जब मैंने पढ़ाया तो आपने पढ़ा क्यों नहीं अच्छे से? हाइड्रोजन हीलियम दोनों एस ब्लॉक में आते हैं, बता तो चुकी थी मैं। संजीव कुमार, बताया था मैंने बहुत अच्छे से। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, इधर का हाइड्रोजन, ऊपर नोबल गैसेस वाला हीलियम। फर्स्ट लाइव क्लास है। ओके रवि, ठीक है। रवि वर्मा, आप तो डेली क्लास लेने आते हैं और कह रहे हैं आज फर्स्ट लाइव क्लास है। इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? है ठीक है। चलिए, फ्रॉम विच वेसल्स वी आर टेकिंग आउट ब्लड ऑफ टेस्टिंग? माधव आपका यही क्वेश्चन है? बेटा ब्लड आप कहीं से भी, चाहे आर्टरी चाहे वाइन्स, दोनों से ही ले सकते हैं। बट जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तब आपका हमेशा ब्लड जो होता है वो आर्टरी से निकाला जाता है। बट जब ब्लड ग्रुप के लिए हम चेक करवाने के लिए कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो हम जब चेक करवाते हैं तो डॉक्टर की मर्जी है, डॉक्टर आर्टरी से भी ले सकता है और डॉक्टर वेन से भी ले सकता है। बट ज्यादा प्रेफर करता है डॉक्टर आर्टरी से लेना, आर्टरी से लेना। क्योंकि आर्टरीज के अंदर क्या है? ऑक्सीजन। वेन्स के अंदर क्या है? CO2। तो आपको तो ब्लड ग्रुप चेक करवाना है ना, हमें ऑक्सीजन CO2 से मतलब ही नहीं है। तो ब्लड ग्रुप चेक करवाने के लिए तो एंटीजेंस काम आती हैं। और एंटीजेंस किस पे होती हैं? आरबीसी पर होती हैं। आरबीसी तो आर्टरी वाले खून में भी होगा और वेन वाले खून में भी होगा। राइट माधव, ठीक है, क्लियर? ओके मैम, गुड मॉर्निंग मैडम, टुडे इज माय फर्स्ट लाइव क्लास बट आई कवर्ड ऑल योर प्रीवियस क्लासेस। ओके, बहुत बढ़िया। रवि वर्मा कह रहे हैं पटना से मैं हूँ। चलो बहुत बढ़िया है, पटना से बहुत सारे बच्चे हैं। MCQ के बैच से कोई फायदा नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ अरविंद कुमार जहांगीर? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। फायदा, उसकी PDF डल गई है। कल देखिए, कल ज्योग्राफी की डल गई है, आज आपकी इकोनॉमिक्स से PDF डल जाएंगी। सिर्फ PDF ना लेने से क्या बैच खराब हो जाता है क्या? आप लोगों की मेंटलिटी कैसी है? मैम बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल पूछिए, जल्दी से पूछिए, बस उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी पूछिए। ठीक है माधव, तो माधव याद रखिएगा कि जब ब्लड ग्रुप चेक करवाना है तो हमें सिर्फ आरबीसी या एंटीजन से मतलब होता है। और एंटीजन और आरबीसी दोनों टाइप के ब्लड में होता है, चाहे उसमें ऑक्सीजन हो चाहे उसमें CO2 हो। तो हम आर्टरी से भी ले सकते हैं और हम वेन से भी ले सकते हैं। बट जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हमेशा हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हमेशा हम किससे देते हैं? वेन्स से देते हैं, सिराओं से देते हैं। ये बात याद रखिएगा, सिराओं से। अब कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, आर्टरी से ब्लड निकाल देते हैं। आपने सुना होगा कि मैं खून डोनेट करने गया तो मुझे बेहोश हो गया, मैं चक्कर वक्कर आ गए मुझे। क्योंकि मोस्टली जो खून दिया जाता है वो हमेशा वेन्स से दिया जाता है और वेन्स में कैसा होता है? CO2 वाला होता है। और आर्टरी से अगर निकाल दोगे तो उस जिस इंसान के बॉडी से आपने निकाला है उस इंसान के बॉडी से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की एक बार के लिए कुछ कमी हो सकती है और ऑक्सीजन की कमी से इंसान बेहोश भी हो सकता है। क्लियर? चलिए मैम, एक क्वेश्चन था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है? बेटा मैंने बताया था ग्रुप सेम है, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था और 18 ग्रुप हैं। ये आप लोगों को क्या ढंग से पढ़ा नहीं क्या आपने? मेंडलीव जी की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 18 ग्रुप थे, बट उन्होंने क्या किया था, इन 18 ग्रुप को 9 पार्ट में डिवाइड किया था। तो मैंने लिखवाया था 9 पार्ट्स एंड 18 ग्रुप इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है मैम, क्या हम लोग मंकी का ब्लड ले सकते हैं? बेटा एंटीजन एंटीबॉडी चेक करना पड़ेगा। अगर हमारी एंटीजन एंटीबॉडी है तो उनमें एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, वरना ले सकते हैं। मैं साइंस स्पेशल बैच में NTPC वाले बैच से भी कुछ स्पेशल, क्या NTPC का बैच में क्यों नहीं स्पेशल? NTPC के बैच में सारे क्लासेस चलती हैं आपकी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पर फालतू का कमेंट मत किया करो, क्या स्पेशल है क्या है। तुम लोग स्पेशल कोई यहाँ पर शादी में आए हो कि जो स्पेशल डिश की डिमांड कर रहे हो यहाँ पर?
तुम लोग भी यार कैसे हो, मतलब ये खोपड़ा खोपड़ा का अभी तक तुम्हारा डेवलप नहीं हुआ, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ। ये दिखाना कौन बोल रहा है एक ऊपर कि क्या स्पेशल है। स्पेशल क्या, यहाँ पर आप लोगों को कोई बहुत सारी मिठाई मिलेंगी क्या? कौन बोल रहा है? ये दीपक, दीपक जी आपने कमेंट किया है कि इसमें स्पेशल क्या है। तो स्पेशल क्या मतलब कोई डिश लगा रखी है मैंने, एक जगह गुलाब जामुन एक जगह रसगुल्ले हैं। यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही है, इसमें स्पेशल बिना स्पेशल का बात कुछ मत किया करो, ठीक है? और जो फालतू का बकवास करेगा ना यहाँ पर, मुझे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, मैं उनको ब्लॉक करवा दूंगी यहाँ से। ह्यूमन हार्ट्स आउटर कवरिंग इज नोन एज, बेटा मैंने बताया था, तुम लोग पढ़ते ध्यान से हो नहीं, मैंने कहा था उसको कार्डियक मेम्ब्रेन कहा जाता है या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है? उसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है? पढ़ लिया करो ध्यान से। मैडम जी आप टॉपिक स्टार्ट करो, ठीक है? हाँ बिल्कुल जी, ये स्पेशल 3 में 3 क्लास हो गई है, तो वो अगर आप एडमिशन लेंगे तो वहां पर तीनों क्लास आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ऐसे तो तुम लोगों के डाउट आते ही रहेंगे। चलिए देखिए, आज जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाने आई थी आपको वाटर, पानी, पानी पढ़ना है हमें आज। और उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल कुछ इश्यू आ गया था, यहाँ से क्लास कनेक्ट नहीं हो पाई थी। तो देखिए आज का जो चैप्टर है आपका वो है पानी, H2O, H2O पानी। अब आप सोच रहे होंगे मैम पानी में क्या पढ़ाएंगी, तो पानी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने बनाए हैं अलग अलग बुक से लेकर, क्योंकि उन क्वेश्चन से एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ मैंने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, और कुछ मैंने अलग अलग बुक से उठाए हैं एनसीईआरटी वगैरह से। तो ऐसे मान के चलिए प्रॉपर कोई एक चैप्टर नहीं है, मैं इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी और उन क्वेश्चन से कैसे एग्जाम में आ सकते हैं और उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि भाई कैसे आपको इसका आंसर देना है, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला हमें आज क्या पढ़ना है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, आप सबने पढ़ा होगा। पहली बात तो पानी, पानी इस यूनिवर्स में जो 100% पानी है, हमारे यूनिवर्स में जो 100% पानी है, इस 100% पानी में से सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए कि पीने वाला पानी कितने % होता है, जो ग्लेशियर से आता है, आप बताएंगे कि जो हम पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला जो पानी होता है वो सिर्फ 2% है। 100% पानी में से सिर्फ 2% पानी ऐसा है जो ग्लेशियर से आता है और जो हम पीते हैं। उसके बाद आपसे पूछे ग्राउंड वाटर कितना % है, तो आप बताएंगे ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन पर पानी है या जो सतह पर पानी है, जिसको बोलते हैं सतही पानी, ठीक है? तो ये कितना % है, आप बताएंगे 3% पानी है जो ग्राउंड वाटर है। उसके अलावा जो आपका 95% पानी है वो कैसा है, ओशियन वाटर है। ओशियन वाटर है आपका कितना, 95%। तो ऐसे पानी 100% है। आप बताएंगे समुद्री पानी कितना % में होता है, तो आपको बताना है समुद्री पानी 95% में होता है। बट जो हमारा पीने वाला पानी है वो सिर्फ कितना % है, 2%। तो एक टाइम के बाद पीने वाला पानी जो ग्लेशियर से आता है वो खत्म भी हो सकता है। तो पानी सोच समझ के यूज में लिया करें। प्लीज अभी मुझसे कोई डाउट नहीं पूछेगा, ठीक है? प्लीज मुझसे कोई डाउट नहीं पूछेगा, जब तक मैं पढ़ा रही हूं तब तक मुझसे कोई डाउट नहीं पूछेगा। लास्ट के 20 मिनट में आपकी जितने भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? देखिए हाँ, तो आपको याद रखना है कि जो पीने वाला पानी है वो सिर्फ 2% होता है। और अब एक देखिए, इस ओशियन वाटर जो समुद्र का पानी होता है वो 95% होता है। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि समुद्र के पानी में जो खारापन होता है, आपने सुना होगा कि जो ओशियन वाटर होता है वो एल्केलाइन होता है, वो एल्केलाइन नेचर का होता है। जो समुद्री पानी होता है वो खारा होता है, ये सबको पता है। बट आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि समुद्री पानी होता कैसे है, आपसे ये रीजन मांगेगा कि समुद्री पानी खारा क्यों होता है, तो आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही कुछ आज आप अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत सारे आप पेशेंस के साथ समझेंगे सारे क्वेश्चन, तो आपको सारे समझ में आएंगे। और बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो सीएमए का पेपर हो, ठीक है? देखिए सबसे पहला आप सबने पढ़ रखा है कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबने पढ़ा है कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है बता सकते हैं आप, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, सबने पढ़ा है। शुद्ध जल का मतलब क्या होता है, ऐसा वाटर जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, जिसका पीएच वैल्यू मैम 7 हो। ऐसा पानी जिसका पीएच वैल्यू 7 हो उसको हम न्यूट्रल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर या उसको प्योर वाटर बोलते हैं। अब क्यों होते हैं,
तो आपको बताना है कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि मैम उसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7। 7 का मतलब है कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है या इसमें कोई भी आयंस नहीं है। तो जो प्योर वाटर है वो बैड कंडक्टर क्यों हुआ, क्योंकि मैम ना तो इसके अंदर पॉजिटिव है ना इसके अंदर नेगेटिव, कोई आयंस ही नहीं है। और जबकि हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्योर वाटर में क्या मिलाया जाए कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, प्योर वाटर में क्या मिलाया जाए कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाए। आपको बताना है कि प्योर वाटर में अगर हमने एसिड मिला दिया, अगर हमने अम्ल मिला दिया, अगर हमने प्योर वाटर में एसिड मिला दिया, एसिड मिलाते ही मुझे बताओ कौन से आयन आ जाएंगे। एसिड में कौन से आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं, बताया ना मैंने, H+ आयंस होते हैं। तो मैम इसके पास आयंस आ गए, और आयंस का मतलब क्या है, उसके पास फ्री चार्ज आ गया। या आप बोल सकते हो कि जैसे ही हम प्योर वाटर में कोई भी एसिड मिलाते हैं और उस पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, उस पानी का विद्युत अपघटन कर दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, उसके आयंस का ब्रेकडाउन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो ये क्या होगा, ये पानी H+ और O नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। और H+ आयंस है मतलब प्लस क्या होता है, डोनर होता है, कहने का मतलब हो गया उसके पास क्या आ गया, फ्री चार्ज हो गया। फ्री चार्ज होते क्या हो गया, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी अब कंडक्ट करवा सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बन गया कि मैम प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट अगर कभी हमने प्योर वाटर में एसिड मिला दिया, एसिड मिलाकर अगर हमने उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, अगर उसका विद्युत अपघटन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना। सुबो जी कह रहे हैं मैम कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, यू रियली कंप्लीटेड डाइजेशन सिस्टम बिकॉज आई रिटन डाउन बट व्हाई स्टार्ट। देखिए, तो आपको याद रखना है कि जो प्योर वाटर है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट अगर उसके अंदर एसिड मिला दिया और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, उसका विद्युत अपघटन नहीं कर दिया, तो वो क्या होगा, आयंस की फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाएगा, H+ और OH नेगेटिव। अब इससे क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एक बात आपको ये हो गया, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप सबने पढ़ा है कि जो पानी होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट, वाटर इज ए एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, वाटर इज ए एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। अब मुझे लगता है कि मैंने आपको एक क्लास में एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल का मतलब बहुत अच्छे से समझाया था। हिंदी में इसको बोलेंगे पानी एक उभयधर्मी अणु है, पानी एक उभयधर्मी अणु है। अब मैम हमने तो आज तक सुना है कि वाटर इज ए न्यूट्रल, पानी क्या होता है कि न्यूट्रल होता है, पानी उदासीन होता है। बट मैम आपने लिखा है कि वाटर एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है, और एम्फोटेरिक का मतलब मैंने एक क्लास में बताया था जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो पानी है वो एम्फोटेरिक होता है, वो एम्फोटेरिक होता है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, किन साइंटिस्ट ने बताया था कि पानी एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। आप बताओगे, यहां पर ब्रॉन्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट है, ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या बताया था कि पानी एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है। अब कैसे बताया उन्होंने, तो आप बताएंगे, हाँ ब्रॉन्स्टेड, बिल्कुल सही, सेम नाम हिंदी में कुछ अलग नाम नहीं है, लिख देती हूं मैं। ब्रॉन्स्टेड नाम के साइंटिस्ट जी ने क्या बताया कि पानी एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। कैसे, इन्होंने बताया कि जब आप पानी की रिएक्शन पानी के साथ करवाते हो, जब H2O को H2O के साथ मिक्स करते हो, तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है वो इस हाइड्रोजन के आगे साथ आकर जुड़ जाता है। और कैसे होता है, यहां पर बन जाता है H3O, H3O, H के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहां पर मैम पॉजिटिव आ जाएगा। और यहां पर क्या बचा, जब एक यहां का हाइड्रोजन चला गया तो यहां पर एक हाइड्रोजन बचा और O बचा, OH के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। देखो, जब मैंने पानी की रिएक्शन पानी के साथ करवाई, दो पानी के मॉलिक्यूल को एक साथ रखा, तो एक पानी का जो हाइड्रोजन है यहां वाला, ये इसके पास आ गया, यहां आया, यहां आते ही यहां पर H3 बन गए और OH नेगेटिव बन गया। अब देखो यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव H+ आयंस किस में होते हैं, मैम आपने बताया है किसके अंदर H+ आयंस होते हैं,
एसिडिक मीडियम के अंदर या अम्लीय माध्यम के अंदर क्या होते हैं, H+ चार्ज होते हैं, ठीक है। और OH नेगेटिव किसने बताए थे मैम, बेसिक मीडियम में होते हैं, क्षारीय में होते हैं। और मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि जहां पर एसिडिक प्लस बेसिक दोनों नेचर आ जाएं उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला सबसे अच्छा क्वेश्चन हो गया कि पानी एक कैसा मॉलिक्यूल है, आप बताएंगे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल या उभयधर्मी अणु है। कैसे कि मैम जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर H3O प्लस OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं हमें, और H+ आयंस का मतलब है वो कैसा मीडियम है, एसिडिक, और OH नेगेटिव का मतलब क्या है, वो बेसिक। तो एसिडिक प्लस बेसिक आ गया तो वो क्या हो गया, तो आप क्या बताओगे, वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल हो गया। और ये कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था, ब्रॉन्स्टेड ने। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रॉन्स्टेड जी ने पानी का क्या डेफिनेशन दिया था, तो आपको बताना है ब्रॉन्स्टेड जी ने कहा था वाटर इज ए एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों चार्ज हो, दोनों आयंस हो, एसिडिक भी आयंस हो और बेसिक भी आयंस हो, या दोनों चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, उभयधर्मी। और अब इतना तो आपको पता ही है कि एसिडिक प्लस बेसिक मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो उदासीन हो जाते हैं। बताया था ना मैंने न्यूट्रल कैसे हो जाते हैं, एसिडिक प्लस बेसिक मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल। तो यहां से अपनी नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आएगा कि वाटर इज न्यूट्रल। न्यूट्रल पानी क्या होता है, उदासीन होता है। पानी क्या होता है, उदासीन। अब ये बात किसने बोली कि पानी न्यूट्रल होता है, तो एक साइंटिस्ट है आरेनियस। तो नेक्स्ट यहां से ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि पानी बैड जो प्योर वाटर है जिसका pH वैल्यू 7 है, जिसके अंदर चार्ज नहीं है, वो हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। बट जब उसके अंदर हम एसिडिक मीडियम, कोई भी इसके अंदर एसिडिक मीडियम मिलाकर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आयंस अलग अलग हो जाएंगे, तो H+ आयंस होते ही वो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। शुद्ध जल क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक है, बट अम्ल मिलाते ही वो सुचालक बन जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो एक साइंटिस्ट है जिन ब्रॉन्स्टेड नाम के, जिन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि पानी एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। और इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने बताया कि जब H2O से रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन जो है वो इन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और H3O बन जाएगा प्लस OH नेगेटिव बन जाएगा। H+ और नेगेटिव, एसिडिक बेसिक जहां पर दोनों मीडियम आ जाता है वहां पर हम एम्फोटेरिक टर्म यूज करते हैं। और जब एसिडिक प्लस बेसिक है तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। बट ब्रॉन्स्टेड जी ने सिर्फ ये लाइन बोली थी। अब मैं नेक्स्ट जो लाइन आपके लिखने वाली हूं वो किसने बोली थी, तो वो आपके आरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बोली थी। तो वो आपको नेक्स्ट पढ़नी है, ठीक है। देखिए आरेनियस जी ने क्या बोला कि वाटर इज न्यूट्रल, ठीक है। लिखिए, मैं डाउट नहीं लूंगी आप लोगों के, मैंने कहा है मैं क्लास के बाद में डाउट लिया करूंगी। वाटर इज न्यूट्रल, पानी उदासीन होता है, उदासीन होता है। और ये किसने बोला, तो आगे लिखना है आपको, या आप नीचे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू आरेनियस। कौन से साइंटिस्ट ने बोला था, आरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने ये बात बोली थी, ठीक है। और आरेनियस जी ने कैसे प्रूफ किया इस बात को, इनसे साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भाई बताइए कैसे आप बोल सकते हो कि पानी न्यूट्रल होता है। तो इन्होंने पानी का pH वैल्यू निकालना सिखाया कि भाई हम पानी का pH निकालेंगे और उससे हमें पता लग जाएगा कि पानी क्या है, एक उदासीन होता है। कैसे, तो देखिए आप सबको पता है कि पानी का pH वैल्यू कितना होता है। पानी का pH होता है मैम 7। पानी का pH कितना, 7। अब क्या आप मुझे pH की फुल फॉर्म बता सकते हैं, pH का फुल फॉर्म क्या होता है। pH की फुल फॉर्म 2 होती है। ओके नीरज, आपका अगर फर्स्ट क्लास है तो प्लीज आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बस बातें मत कीजिए। यहाँ पे देखिए pH का फुल फॉर्म 2 होते हैं, या तो इसको बोलते हैं हम पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला तो pH का फुल फॉर्म क्या हो गया, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा यहां पर होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन।
दूसरा पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में से आपको कोई भी डेफिनेशन मिल सकती है पीएच की फुल फॉर्म की। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसका नाम होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति, या हिंदी में लिखा होता है H+ की शक्ति, H+ आयंस की पावर। और अब आपसे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, जो हम पीएच स्केल पढ़ते हैं उसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे जो हम पीएच स्केल पढ़ते हैं उसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच स्केल की खोज की थी। हाँ, सही बोला आपने। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, या पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, या पावर ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन आयन की पावर, कुछ भी बोल सकते हैं। ये होता है पीएच का फुल फॉर्म। और मैंने एक सेंटेंस बोला है, मैंने नहीं, आपके आरएनएस जी ने बोला था। आरएनएस जी ने क्या बोला कि पानी न्यूट्रल होता है, पानी उदासीन होता है, और पानी का पीएच, या उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में क्या बोला कि पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। अब सबसे पहली बात, पीएच स्केल, आपने एक स्केल पढ़ा है जिस पर वैल्यू लिखी हुई होती है 0 to 7 एंड 7 to 14। अगर 0 to 7 के बीच में आपका वैल्यू आया तो वो क्या हो जाता है? एसिडिक। और 7 to 14 आता है तो वो कैसा हो जाता है? बेसिक। और 7 रहता है तो वो कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। तो पानी का कितना है? 7, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। तो ये स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन जी ने। अब बात आती है कि हमें ये प्रूव करना है कि पानी का पीएच वैल्यू यहां पर 7 कैसे आया। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि पानी का ये जो 7 पीएच वैल्यू है जो मैम ने बोला है ये आया कैसे। ठीक है, देखिए इसके लिए मैं इस चीज को यहाँ पे रख देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट वापिस पड़ेगी। देखिए कैसे, ध्यान से सुनिए। पीएच वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बड़ी इजी सी चीज पढ़ाने वाली हूं मैं यहाँ पर। पीएच का फॉर्मूला होता है -log H। ये किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है -log H। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला कभी पूछा जाए आपसे तो आप यही बताओगे कि -log pH, -log और H। ठीक है, अब देखिए पानी का कैसे निकालना है आपको। पानी में 2 तरीके के आयंस होते हैं, एक होता है H+, एक होता है OH नेगेटिव। अभी बताया मैंने, और ये बात कौन से साइंटिस्ट जी ने बताई थी कि जब आप पानी को तोड़ोगे तो एक H+ और एक OH नेगेटिव, ब्रॉन्स्टेड जी ने बताई थी अभी, तभी तो ये एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बन गया। तो पानी में ये जो H+ आयंस होते हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। कितना होता है? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। ठीक है, और यहां पर ये जो OH नेगेटिव है इनका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? इक्वल। तभी तो क्या हुआ, ये न्यूट्रल बना, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू उठाकर H वाली यहां पर पुट कर देनी है। कैसे? जब मैं पानी का pH निकालूंगी तो आपको पता है यहां पर क्या बनेगा, -log, और H की जगह मुझे क्या लिख देना है? 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। अब आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है, ये जो -7 पावर है, इसको आगे ले आइए। जब मैं इसको ऊपर वाले को आगे लेकर आऊंगी तो ये कैसे बनेगा? यहां पर माइनस का माइनस बचेगा, यहां पर -7 आ जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा आपका? log 10 बच जाएगा, log 10। ठीक है, क्या हो जाएगा? log 10। अब माइनस माइनस क्या होता है मैम? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। log 10 आपको पता है कितना होता है? 1। तो यहां से वैल्यू कितना आएगा पानी के पीएच का? 7। पानी के पीएच वैल्यू का वैल्यू कितना आएगा पानी का? 7। और मैंने बताया था ऐसा मीडियम जिसका वैल्यू कितना हो, जिसका वैल्यू 7 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो यहां से हमने क्या कर दिया, हमने एक बात बोल दी कि जो पानी है, पानी क्या होता है? पानी न्यूट्रल होता है। बिल्कुल सही बोला, अवधेश कुमार ने भी 1 बताया, कमल शाह ने भी 1 बताया। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको कुछ याद नहीं रखना है, ये सब फॉर्मूले कुछ। हाँ, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि पीएच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है।
तो आपको बताना पड़ेगा कि पीएच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log 10H, अच्छा माइनस log H, ठीक है, माइनस log। अब देखिए क्या किया मैंने, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूं, पानी का पीएच 7 होता है और ऐसा मीडियम जिसका या ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 7 आता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, उसको उदासीन बोलते हैं। और ये कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताई थी, तो ये बात जो पानी न्यूट्रल है वो किसने बताया था मैम, सबसे पहले आर्रेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। अब उन्होंने प्रूव कैसे किया इस बात को, इन्होंने इस फॉर्मूले में जब पानी का पीएच वैल्यू निकाला तो पानी का पीएच निकला यहां से 7 और बोल दिया 7 है तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। कैसे, माइनस log H आपका फॉर्मूला होता है, उसके बाद क्या किया, पानी के अंदर जो H पॉजिटिव और जो OH नेगेटिव, ये वाली बात किसने बताई थी, ये मैंने अभी आपको समझाया था कि ब्रॉन्स्टेड जी ने क्या कहा था कि पानी किस में टूट जाता है, H प्लस OH नेगेटिव में। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है, ऐसे ही OH नेगेटिव का OH नेगेटिव भी क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो माइनस log H की जगह लग दो 10⁻⁻7, -7 को जब आप आगे लाओगे तो -7 प्लस हो जाएगा और log क्या हो जाएगा, log आपका क्या बच जाएगा, यहां पर log 10 बच जाएगा। और आपको पता ही है कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बतानी है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। और जब 1 यहां से करेंगे माइनस माइनस प्लस तो यहां पर क्या निकलेगा आपका, अगेन 7 वैल्यू निकलेगा और 7 होते ही पानी का पीएच कितना चला जाएगा, पानी का पीएच भी 7 और 7 होते ही पानी का क्या बन गया, तो आप बताएंगे पानी क्या होता है, न्यूट्रल। तो आपने आज 2 चीजें पढ़ी, क्या क्या, तो मैम हमने पहली चीज पढ़ी कि पानी एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि पानी आरएनएस के अकॉर्डिंग पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल को आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। आपके 2 अच्छे क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर। वो पहला क्वेश्चन तो बना है ये कि भाई पानी का जो पीएच है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा पीएच स्केल की खोज किसने की, सोरेनसन जी ने। और वाटर न्यूट्रल है ये किसने बताया, तो ये आपके आर्रेनियस जी ने बताया। और किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्या होता है, आपको क्या बताएंगे आप, माइनस log H। चलिए ये आपका इतना हो गया पानी। अब चलते हैं नेक्स्ट, पानी की स्ट्रक्चर के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग अभिषेक। अरे log एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है यहाँ पर। अरविंद कुमार जहांगीर, मुझे लगता है आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है इसीलिए आपने पहली बार सुना है कि log क्या होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है आपका कि पानी का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। कहने का मतलब है पानी में कौन कौन सा बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड का एंगल कितना होता है, पानी कैसा होता है, पोलर होता है नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। पानी की संरचना, यहाँ पर पानी की संरचना जब पढ़ोगे तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि वाटर इज एंगुलर, पानी कोणीय होता है। कैसे, तो मैं अभी आपको समझाऊंगी। पानी कैसा होता है, कोणीय होता है। पानी एंगुलर होता है या पानी कोणीय होता है। कैसे, आपने स्कूल में पानी का जब स्ट्रक्चर बनाया होगा तो आपने कैसे बनाया होगा, पानी में क्या होता है, एक जो ऑक्सीजन होता है वो कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, 2 हाइड्रोजन के साथ। पानी की स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो पानी का जो ऑक्सीजन है और ये दोनों हाइड्रोजन है, इसके बीच में जो आपका क्या बनता है, एंगल बनता है। इस एंगल का वैल्यू कितना होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। जल्दी से बताइए कि पानी में, नहीं आपको चंदन कुमार सो आपको log टेबल नहीं याद करनी है बेटा, बस आपको log 10 का वैल्यू याद रखना, 1 होता है, बस ये याद रखना है आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है यहाँ से, ठीक है। जल्दी बताइए कि पानी की स्ट्रक्चर में जो एक ऑक्सीजन होता है वो दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, तो इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है वो कितने डिग्री सेल्सियस का बनता है, जल्दी बताइए। मैं पानी पीती हूँ उतने में जल्दी बताइए। 180 गलत, 109 गलत, 106 गलत। आंटी पानी दीजिएगा 1 गिलास। अरे कोई तो सही आंसर दे दो। 90 डिग्री, 90 तो बन भी नहीं रहा यहाँ पर, 90 कैसे बोल दिया आपने।
एक बच्चे का सही आंसर मिला है, बट वो भी करेक्ट आंसर नहीं मिला है। ये आपका जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री सेल्सियस। आपको हमेशा एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही सच मानना है। 120 कुछ भी, 40, 60, 120 कुछ भी खेल चल रहा है क्या यहाँ पे? पानी के अंदर जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ऊपर ऑक्सीजन, दोनों हाइड्रोजन, वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? आप बताएंगे 104.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सही आंसर देना है, 104.5 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है? मैम नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव होता है। तो मैंने ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज दिखा दिया? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा होता है? मैम पॉजिटिव चार्ज होता है। इस हाइड्रोजन पे भी कैसा होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ऊपर वाला कैसा? नेगेटिव। ये धनात्मक, पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक, और ये क्या होता है मैम? ऋणात्मक। ऋणात्मक, ऋणात्मक। कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता है बेटा, मैंने बॉन्ड नहीं पूछा यहां पर, मैंने आपको नहीं, जो करेक्ट है 105 में कैसे लिख दूंगी बेटा? जब 104.5 होता है तो 104.5 ही मतलब है। ठीक है, देखिए ये इस पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। हाइड्रोजन पे दोनों पे कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो अब पानी की स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन जो होता है वो दोनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप कैसे लिखोगे इस चीज को कि ये आपका पानी है, और पानी की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो आप बनाओगे कि पानी की स्ट्रक्चर में दो जो हाइड्रोजन होते हैं H2+, वो एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं। अब मुझे बताइए आपके यहां पर कितने पोल बन गए? दो पोल बन गए। एक कौन सा? पॉजिटिव वाला। एक कौन सा? नेगेटिव वाला। एक ये पोल, एक ये पोल। एक आपका ये हाइड्रोजन वाला, एक ऑक्सीजन वाला। तो इस बात से मैं क्या कह सकती हूँ? पानी क्या होता है? पोलर होता है। पानी क्या होता है? पोलर होता है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि वाटर इज एंगुलर एंड वाटर इज पोलर। ये दोनों बात याद रखनी है, ये बात भी आपको याद रखना है, वाटर इज पोलर। और हिंदी में लिखोगे पानी ध्रुवीय होता है। पानी ध्रुवीय होता है। देखो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप सोच रहे होंगे कि मैम कैसे पढ़ा रही है, क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपसे डायरेक्ट पूछेगा, पानी की कोई भी चार ऑप्शन देगा, ABCD पूछेगा, पानी इसकी इसमें से कौन सी क्वालिटी है और कौन सी नहीं है, ऐसा कुछ आपका, ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओ सॉरी, डिग्री आएगा यहाँ पर 104.5 डिग्री। ठीक है, 104.5। देखिए आपसे पूछा जाएगा पानी कैसा है, आप बताओगे वाटर इज एंगुलर। पानी कोणीय होता है, क्योंकि पानी के जो दोनों हाइड्रोजन ऊपर जो ऑक्सीजन होता है उसके बीच में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 104.5 का बनता है। ये सेल्सियस नहीं लगेगा यहाँ पर, 104.5 का बनता है। जब मैम एक ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा है तो पानी की स्ट्रक्चर क्या होगी? H2+ होगी, और ऑक्सीजन क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ये पॉजिटिव पोलर है, ये नेगेटिव पोलर है, तो पानी क्या हो गया मैम? पोलर हो गया। वाटर इज पोलर। और आपने एक चीज सुनी होगी स्कूल में, हाँ आपने एक चीज सुनी होगी स्कूल में, आपने स्कूल में एक चीज सुनी होगी कि जो पोलर सॉल्यूशन होता है, पोलर सॉल्यूशन डिसॉल्व पोलर, पोलर सॉल्यूशन डिसॉल्व पोलर। जो ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय विलयन को ही घोलता है। जो ध्रुवीय विलयन होता है वो किसको घोलता है? ध्रुवीय को घोलता है। ऐसे ही आपने बहुत बार बुक्स में पढ़ा होगा कि पोलर, जो ध्रुवीय जल है वो ध्रुवीय विलयन को ही घोलता है। पानी क्या हो गया? पानी मैम एक तो पोलर हो गया, एक पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बन गया? एंगल बन गया। तो वाटर एंगुलर और पोलर दोनों होता है। और एक बात याद रखना है कि जो पोलर सॉल्यूशन होता है वो किसको डिसॉल्व करता है? ओनली पोलर सॉल्यूशन को ही डिसॉल्व करता है। पोल का मतलब समझ रहे हो? एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। कैसे? मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपने पानी में घोला नमक, पानी के अंदर आपने नमक क्या होता है? NaCl। अब मैंने पानी आपको बता दिया, पानी पे कितने पोल होते हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। और NaCl पे भी कितने होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये इसको घोल देगा।
मतलब कहने का मतलब है कि पानी पोलर होता है, इसीलिए क्या होता है, पानी आपका दूसरे सॉल्यूशन को घोल देता है, इसीलिए पानी के अंदर इजीली कोई भी चीज घुल जाती है। आप और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोला H2O, H2O के अंदर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिजोल्व करो, हो जाएगा। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव हो गया डिजोल्व। ठीक है, आप यहां पर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि पानी क्या होता है, एंगुलर होता है, पानी एक कोणीय होता है। ठीक है, आप कोणीय क्यों होता है, क्योंकि मैम हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जो बीच में एंगल बनता है वो 104.5 डिग्री का बनता है। ठीक है, और पानी के अंदर दो पोल बनते हैं मैम, H2 पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों H जुड़ेंगे, H2 पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, भी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो मैम दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, और मैम पानी के अंदर दो पोल है, इसीलिए पानी क्या करता है, पोलर चीजों को डिसॉल्व कर देता है। इसीलिए हम बुक्स में पढ़ते हैं वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पानी सर्वविलायक क्यों है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं सीधा सा, आपसे पूछा जाएगा कि हम बहुत बार पढ़ते हैं कि पानी इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो क्यों होता है, वाटर को सर्वविलायक क्यों कहा जाता है? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपसे लिखा हुआ मिलेगा वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसका मतलब क्या है, पानी एक सर्वविलायक है। क्यों होता है आपसे पूछा जाए तो, पानी सर्वविलायक है, पानी सर्वविलायक है। आप क्या रीजन बताओगे? एक तो पहला रीजन क्या दोगे कि इसके अंदर क्या होता है, पानी एंगुलर होता है, पानी क्या होता है, कोणीय होता है। और दूसरा आंसर क्या दोगे, पानी पोलर होता है, तो इजीली पोलर वाली चीजों को, ध्रुवीय चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। ये आपका लास्ट ईयर एनटीपीसी लास्ट एग्जाम में, एनटीपीसी के लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पानी सॉल्वेंट क्यों होता है। हाँ, क्योंकि पोलर इन नेचर। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, हाँ, इट डिसॉल्व ऑल नहीं आएगा कमल, इट डिसॉल्व ऑल पोलर सॉल्यूशन, ऑल पोलर सॉल्यूशन, मतलब जो पोलर होता है वो किसको डिसॉल्व करता है, पोलर को। इसीलिए पानी क्या है, एक सर्वविलायक है, सब कुछ घोल देने वाला है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये बात आपको याद रखनी थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पानी के नाम कितने होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पानी के कितने नाम होते हैं, बताइए जरा, क्या नाम बताओगे आप? पानी के कितने नाम होते हैं, जल्दी बताइए, पानी के कितने नाम होते हैं? पानी रे पानी तेरे कितने नाम हैं, पानी रे पानी तेरा क्या कलर, जल्दी बताइए, पानी के कितने नाम होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, पूछा था मैम थर्ड शिफ्ट में, बिल्कुल आपने सही बोला, यही क्वेश्चन पूछा था कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो क्यों है। पानी के 3 नाम होते हैं, चलो बताइए क्या नाम होते हैं। एक बच्चा बोल रहा है मैम एक्वा होता है, एक कह रहा है ड्राई आइस होता है। इनको छोड़ के नाम बताओ, ये कोई नाम नहीं होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल गलत आंसर दिए, D2O। अच्छा, मैंने पानी के टाइप्स नहीं पूछे हैं। टाइप्स ऑफ पानी 3 टाइप का होता है, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है आपका हैवी वाटर। नहीं, पानी के नाम कितने होते हैं? एक बोल रहा है एक्वा होता है, एक होता है D2O, एक होता है H2O, एक कह रहा है डिस्टिल्ड वाटर। बेटा ये कोई नहीं पूछेगा, ऑप्शन में ये नहीं होंगे। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ पानी के नाम कितने होते हैं। आपको लिखना है टू नेम ऑफ वाटर। पानी के 2 नाम होते हैं, क्या क्या? देखिए H2O, और मैंने लिखा कि इसको कैसे लिखा जाएगा मैम, इसको H, बस रहने दीजिए, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर चलो आप छोड़ दीजिए, अब हो गया आपका। आप मेरा सुन लीजिए, H+ और ऑक्सीजन क्या होता है, 2 नेगेटिव, है ना। H+ ऑक्सीजन क्या होता है, 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हमेशा 2 की। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव। ये तो आपको पता होगा ना, ऑक्सीजन का अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगी तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p4। लास्ट आउटर सेल में कितने होने चाहिए थे, 8, और 4 और 2 6 ही है, तो ऑक्सीजन के पास कितने की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज रहता है, 2। चलिए ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी छोड़ दीजिए, आगे सब पढ़ाऊंगी मैं आपको।
जब आपका एटॉमिक वाला स्ट्रक्चर वाला चैप्टर करवाऊंगी तो सारा का सारा पढ़ाऊंगी। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप भूल जाइए। अब इतना याद रखिए कि जो पानी है, पानी को हम H+ और O2- से हम लिखा जाता है। ठीक है, देखिए अब आपने स्कूल में एक क्रॉस मेथड पढ़ा होगा, एक क्रॉस मेथड पढ़ा होगा, जिस क्रॉस मेथड के थ्रू हम जब नाम लिखते थे किसी भी सॉल्यूशन का, तो इधर वाले के जो ऊपर लिखा हुआ है वो इसके पैरों में आ जाता था। इसको इसके पैरों में ले आओ, और इसका जो ऊपर वाला है ये सर, इसके पैरों में ले जाओ। तो इसको कैसे लिखना सिखाया था आपकी सर या मैडम ने, कि इस H के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2- आ जाएगा, और ये H वाला जो पॉजिटिव है वो कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर या पॉजिटिव। ये आप यहाँ लिख लो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो तो आप यहाँ लिख लो। आपने स्कूल में पढ़ा होगा एक क्रॉस मेथड, जिसमें कैसे लिखा जाता है, देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है। इसका जो है वो इसके पैरों में भेज दो, इसका ऊपर वाला इसके पैरों में भेज दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2- हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया। और जब H2- होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हाइड्राइड नाम दिया जाता है। इसको क्या नाम दिया मैंने, हाइड्राइड नाम दिया, हाइड्राइड। और O पॉजिटिव है, O इसके पैरों में है, इसको बोलेंगे हम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्साइड। अब कुछ बच्चों को तो याद आ गया होगा कि पानी के 2 नाम कौन कौन से थे, कौन कौन से नाम थे। देखो पहला नाम क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्साइड किसका, हाइड्रोजन का। या आप क्या बोल सकते हो, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, या आप इसको क्या बोल सकते हो, हाइड्राइड ऑफ, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। क्रॉस मेथड, बिल्कुल सही बोला आपने। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बोला आपने संदीप हालवे। देखिए आपने पानी को कैसे लिखा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। पानी को H+ और 2- से लिखा जाता है, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1 की वजह से, यहाँ पर 2 की कमी होती है, तो आपका यहां पर 2- हो गया। ठीक है, अब जो इसके ऊपर 2- है वो इसको इसके पैरों में ले जाइए, हाइड्रोजन। ये क्रॉस मेथड आपने, अगर आप साइंस नहीं है तो आपको कोई बात नहीं, मैं आपको 2 नाम बताऊंगी, वो आप रट्टे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्रॉस मेथड लगाएंगे तो इसका 2- इसके सर पे था, वो पैरों पे आ जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके पैरों पे आ जाएगा। जब इसका 2- हाइड्रोजन के पैरों में गया तो इसको लिखा जाता है हाइड्राइड। इसको किस नाम से लिखा जाता है, हाइड्राइड। और जब इसका पॉजिटिव पैरों में आ गया तो इसको क्या लिखा जाता है, ऑक्साइड। तो अब आप पानी के कैसे नाम लिख दोगे, देखिए क्या लिखोगे, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, या तो आप लिख दो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। किसका ऑक्साइड, तो आप हाइड्रोजन का ऑक्साइड बना दो, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्साइड, ऑक्साइड किसका, हाइड्रोजन का, या आप लिख दो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। तो पानी के 2 नाम क्या होंगे, पहला मैं लिख रही हूं ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चा बोलता है मैम हिंदी में क्या, सेम नाम है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। पानी का पहला नाम क्या हो गया, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दूसरा इसका उल्टा कर दो, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। पहले इसको इसके साथ जोड़ो, फिर इसको इसके साथ जोड़ दो, तो दूसरा क्या बन जाएगा, हाइड्राइड ऑफ, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये लो, ये आपके पानी के 2 नाम होते हैं, जो किस मेथड से लिखा जाता है, किस नाम से लिखा जाता है, क्रॉस मेथड से लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि पानी के 2 कौन कौन से नाम होते हैं, आप बताओगे, या तो इसको ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन बोलो, या इसको हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन बोलो। किस मेथड के थ्रू, क्रॉस मेथड के थ्रू। ये डिस्टिल्ड वाटर, ये सब तो बाद की बातें होती हैं, ये आपको 2 नाम याद रखने हैं। कौन कौन सा, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके पानी के 2 नाम हो गए, जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और आपसे पूछे भी जाएंगे कि पानी के 2 नाम बताइए क्या क्या। वहां पर आपको डिस्टिल्ड वाटर या पोलर वाटर या न्यूट्रल वाटर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पर 2 ऑप्शन में से पहले ये आपसे पूछा जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड, सही बोला जिसने भी बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बिल्कुल सही बोला। कैसे बनता है वो देखिए, आपको बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
और हिंदी में इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। अब देखिए सहसंयोजक बंध होता क्या है, बाद में पानी की बात करेंगे, पहले आपको समझ में आना चाहिए कि अपनी आउटर सेल में या तो आउटर सेल को ही खत्म कर लेता है, या 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, या कितने रखता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की जब मैं बात करूंगी तो मान लो 2 एटम है, एक बी है, इसकी आउटर सेल में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी आउटर सेल में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 4 की कमी है, इसको भी 4 की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब इसको रिक्वायरमेंट होगी ये ले लेगा, जब इसको रिक्वायरमेंट होगी ये ले लेगा। तो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। देखो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, साझा हो गया। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या साझे से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। सह का मतलब होता है साथ, संयोजक मतलब साझा करने वाला, साथ में साझा करने वाला। आपसे कभी भी पूछे कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, आप बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और क्यों करते हैं साझा, इलेक्ट्रॉन का साझा क्यों होता है, एटम क्या होते हैं, एटम स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल कब होते हैं, जब उनमें या तो 0 या 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई भी एटम क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, या इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा कर लेता है। और साझे से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो मैंने बोला कि पानी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आपको मैंने बताया कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब कैसे बनता है वो बात हमें देखनी है। ये तो बोल दिया हमने कि पानी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे, तो उसके बॉन्ड देखने से पहले आपको इन दोनों का देखो, पानी में कितने एलिमेंट है आपके, एक हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा, ऑक्सीजन। इन दोनों का आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। EC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले आपको हाइड्रोजन का लिखना है, फिर आपको ऑक्सीजन का लिखना है। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं पानी के अंदर, 2 हैं। और आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 होता है, क्योंकि एक ही क्या होता है, इसकी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को हमने कैसे लिखा, हाइड्रोजन 2 हैं तो मैंने यहां पर लिख दिया 1H1। हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है, 1H1। तो इसकी S में, S ऑर्बिट में कितने चले जाएगा, 1। कितने हाइड्रोजन है, 2। दूसरा भी मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे हो जाएगा, 1s1। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का कैसे लिखा जाता है, एक ही है तो 1s1 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात आती है मैम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 6 होता है, आप सबको पता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। तो ऑक्सीजन का जब एटॉमिक नंबर 6 तो ऑक्सीजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है ना। तो कैसे लिखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। ऑक्सीजन, क्लास रुक गई, क्लास कहां से रुक गई, सॉरी, ऑक्सीजन का 8। यार तुम लोग बीच में कमेंट मत क्या करो, ध्यान ना एकदम तुम लोगों की कमेंट की तरफ चला जाता है। अब एक लड़का बोला क्लास रुक गई, तो यहाँ पे 6 की जगह मुझसे 8 लिखा गया। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8। 8। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s2, फिर P में कितने जाएंगे, 2 और जाएंगे। P में 2 2 4, P में कितने बचे आपके, 4 बचे। 4 और 2 6 और 2 क्या हो गए, 8। ये क्या होगी ऑक्सीजन के एलिमेंट की आउटर सेल हो गई। ये क्या होगी, आउटर सेल। आउटर सेल को क्या कहते हैं, बाहरी कक्षा। इसको क्या बोलते हैं हम, बाहरी कक्षा। और मुझे बताओ आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 4 6। और मैंने अभी बताया था ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। मैम आप क्या बताना चाह रही हैं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाह रही हूँ कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और शेयरिंग से हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और कैसे बनता है, तो इन दोनों का पहले आपको पता होना चाहिए कि पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन है, H2 है, जैसे 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं हम, 1s1 1s1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो मतलब 8 क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। ये इसकी इनर सेल हो गई, ये इसकी आउटर सेल हो गई। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 और 4 6, होने कितने चाहिए थे, 8।
यहां पर कितने हैं, 2, है ना। वीडियो सही है, वीडियो रुक गया है, एक बार कमेंट करके बताइए प्लीज, वीडियो सही चल रहा है। एक बच्चा बोल रहा है कि वीडियो रुक गया है, प्लीज जल्दी से बताइए वीडियो सही चल रहा है। वीडियो सही चल रहा है, तो फिर ये बच्चा क्यों बोल रहा है कि वीडियो, 2-3 बच्चे बोल रहे हैं वीडियो रुक गया। ठीक है, चलिए अगर सही चल रहा है तो देखिए, देखिए हाइड्रोजन के पास कितने हैं यहां पर पानी के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं, 6। हाइड्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इस रूल के अकॉर्डिंग 8 करने के लिए, 6 की। और इसके पास कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो ये ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन क्या कर लेंगे आपस में, ये दोनों क्या कर लेंगे आपस में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे ये आपस में, दोनों की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे, मुझे पता है जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी पढ़ने में, पर क्या करें, आप पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे। देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। दूसरा हाइड्रोजन, पानी की बात हो रही है, दूसरे हाइड्रोजन में भी कितने, 2। यहां पर मैंने लिख दिया आपका ऑक्सीजन, ये बना दिया मैंने आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने हैं मैम आउटर सेल में, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने होते हैं, ऐसे आपको बनाने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। हो गया। देखो अभी मैंने बताया कि इसके आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो इसके पास कितने हैं, 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप क्या बताओगे, 6 की कमी। इसके पास कितनों की कमी है, आप बताओगे मैम 8 करने के लिए कितनों की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। इसके पास 2 की कमी है और इसके पास क्या हो गई, 6 की कमी है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। कैसे, मैंने आपका लिखा ये ऑक्सीजन, मैम 2p4 क्या है, अरविंद कुमार जांगीर। अगर आपको अभी 2p4 नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा रुक जाइए, आगे जब मैं आपको 2D डायमेंशनल करवाऊंगी, SPDF के बारे में बताऊंगी तब आप समझ में आएगा। अभी आप इतना याद रखिए कि पानी के जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके पास क्या है, उनके पास 6 की कमी है, और यहां पर 6 है तो उनके पास 2 की कमी है। तो अब कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के आप इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। सेल में पेयरिंग करना कंफ्यूज हो रहा है, कैसे पेयरिंग, कैसे कंफ्यूजन हो रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इसका यहां लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिया। ऑक्सीजन में 6 थे, ये 2 मैंने यहां लिखे, ये 2 मैंने यहां लिखे। ओहो ये क्या हो गया, देखिए वापस लिखती हूं मैं, ये आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन यहां वाले, ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बड़ा बना दो, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये आगे, ये आपकी साइड वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ के दोनों हाइड्रोजन चल के कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। तो ऐसे आपका हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए यहाँ पर 8, और ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए 8। तो ऐसे बीच आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड, इसने शेयरिंग की, इस हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट, और आपका ऑक्सीजन है उसका भी क्या हो गया, कंप्लीट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग हुई तो कौन सा बॉन्ड बना, शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बना। यही आपको याद रखना है कि पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, चलिए। मैम
हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है? अरे मैंने H2O की बात की है, मैंने सिर्फ पानी के H और ऑक्सीजन की बात की है। जब मैं H और ऑक्सीजन के बीच में बात कर रही हूं तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मैंने ये नहीं बोला है कि दो H2O के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, बट दो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा H बॉन्ड बनता है। आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राकेश कुमार, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बोला है कि H और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। बस दो H2O दो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बनता है? हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड H2O प्लस H2O के बीच में बनता है, बट H और O के बीच में कौन सा बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। H2O तो ऐसे बनेगा, देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। HOH, फिर डॉट डॉट से दिखाओगे O, ऊपर वापिस इससे एक H जोड़ो, एक इधर से H जोड़ो, फिर वापिस आपका H जुड़ेगा, ऊपर O जुड़ेगा, इधर H जुड़ेगा। तो ये जो बन रहा है पानी के और इसके बीच में, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। दो H2O के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड, बट H और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बन रहा है? तो ये H और ये O, तो पानी के मॉलिक्यूल H2O प्लस H2O के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बट H और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है कमल सा, अब क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको ऑप्शन दिए NH3 PH3, या आपको ऑप्शन दिए C2H5OH, या आपको दिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। आपसे पूछा कि इन चारों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? इन चारों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? हाँ अभी बताएंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अभी बताएंगे, रुक जाइए। याद रखना है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो हमेशा सांझे से बनने वाला बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास दो, इसके पास 6 आउटर सेल में, तो ये इसके 2 इधर ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, ये इसके 6 क्या कर लेगा? इधर ले लेगा, आपस में शेयरिंग होगी, और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। बट दो H2O के बीच में, H2O के बीच में ये कौन सा बन रहा है? यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है इसका आंसर 4th है, गलत है बेटा, इसका आंसर अगर 4th है तो एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ आपको मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे याद रखना है आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है? जब हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा हो, फोन का मतलब है FON के साथ जुड़ा हो। कभी भी आपसे एग्जाम में 4 ऑप्शन दे के पूछ ले, ऐसे जैसे मैंने दिया, इनमें से पूछे कौन से में हाइड्रोजन है या कौन से में नहीं है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन किस किस के साथ जुड़ा हो, या तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो। ये ट्रिक हमेशा काम आएगी आपको, हमेशा कहीं भी जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड ढूंढना चाहोगे तो हमेशा ये ट्रिक काम आएगी आपको। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तब भी क्या होगा? वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो आपको बताना है इन चारों में से किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए यहां पर पहला एग्जांपल लीजिए, हाइड्रोजन है, ये किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो वहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन P के साथ जुड़ा है, तो मैम यहां पर P आ गया, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, यहां पर हाइड्रोजन किस किस के साथ? ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन किसके साथ आ गया? ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए, हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड आपस में शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और ये क्या होता है आपका फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यस, पीएच3 का नाम क्या होता है, तो बेटा पीएच3 को बोलते हैं फोस्फीन। अभी मैं आपको एक एक करके सारों का नाम लिखवाऊंगी, एक होता है फोस्जीन, एक होता है फोस्फीन, अभी सारे मैं आपको पढ़ाऊंगी। फोस्फीन, ये फोस्फीन होता है, PHINE नहीं लगता है बेटा, आपने गलत लिखा है, PHENE लिखा है। और एक होता है फोस्जीन, CaOCl2, ये दोनों भाई होते हैं, फोस्फीन फोस्जीन, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन जब इन तीनों के साथ जुड़ता है तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब ये जो आपको मैंने लिखे हैं इनके नाम लिखो, इनके जिनको नाम नहीं पता है वो सब लिख लीजिए, और इनके यूज से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए सबसे पहला मैंने लिखा था NH3, और NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। और अमोनिया में अगर आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या नहीं होता, आप क्या बताओगे, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ। दूसरा आपसे पूछा जाता है, एक बड़ा ही अमोनिया से फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, एक बड़ा ही अमोनिया से फेमस क्वेश्चन है कि जो फ्रेश यूरिन होती है उसमें जो स्मेल आती है, आपने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट में बहुत गंदी सी स्मेल आती रहती है, जैसे लोग दीवार विवार पे वॉशरूम वगैरह कर देते हैं तो वहां पर यूरिन में से स्मेल आती रहती है, तो वो किसकी वजह से आती है, फ्रेश यूरिन के अंदर जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, अमोनिया की वजह से। तो आपको बताना है कि जो फ्रेश यूरिन होता है उसमें जो स्मेल आती है, पब्लिक टॉयलेट से जो स्मेल आती रहती है वो किसकी वजह से आती है, वो अमोनिया की वजह से आती है। फ्रेश यूरिन स्मेल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। फ्रेश यूरिन स्मेल ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया अमोनिया से। अमोनिया यहाँ पर क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अमोनिया के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो फ्रेश यूरिन होती है उसके अंदर भी स्मेल किसकी वजह से होती है, अमोनिया की वजह से होती है। एक क्वेश्चन और, अमोनिया कहाँ काम आती है, आप बताओगे, अमोनिया क्या बनाने में, यूरिया बनाने में काम आती है। अमोनिया क्या बनाने में, यूरिया बनाने में काम आती है। यूरिया बनाने में किसका काम लेते हैं, अमोनिया। और एक क्वेश्चन आता है कि यूरिया में कितना % अमोनिया होता है, यूरिया में कितना % अमोनिया होता है, आप बताओगे, यूरिया में 46% क्या होता है, अमोनिया होता है। यूरिया में कितनी % अमोनिया, 46% अमोनिया। तो सबसे पहला आपका अमोनिया। अमोनिया से कंपटीशन एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि जो यूरिया होता है उस यूरिया में अमोनिया का कितना %, 46। फ्रेश यूरिन में जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो भी आप क्या बताएंगे कि जो मूत्र होता है उसके अंदर किसकी स्मेल होती है, आप बताएंगे अमोनिया की। नेक्स्ट एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि जो लिक्विड अमोनिया होता है, लिक्विड अमोनिया होता है उसको यूज में लिया जाता है एज ए, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, इन फ्रीज, रेफ्रिजरेटर लिखो या फ्रीज लिखो, एंड एसी और फ्रीज में जो ठंडक रखने के लिए एज ए प्रशीतक बोला जाएगा, इसको रेफ्रिजरेंट नाम करके इसको बोला जाता है कि लिक्विड अमोनिया कहाँ यूज में ली जाती है, जो फ्रिज और जो एसी होती है उसमें ठंडक के लिए आपको किसका यूज लिया जाता है, अमोनिया का यूज में लिया जाता है, ठीक है। हाँ फॉर्मूला ही तो है इसका NH3, यूरिया का फॉर्मूला बेटा NH2CO होता है, वो अलग होता है, अभी पढ़ाएंगे, अब यूरिया में पढ़ाएंगे, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला एक बच्चा पूछ रहा है तो बेटा वो NH2CO होता है, ठीक है। ये NH3 अमोनिया की बात हो रही है। इतने क्वेश्चन आपसे अमोनिया से पूछे जाएंगे, सारे के सारे आपको याद करने हैं। नेक्स्ट मैंने एक लिखा था PH3, NH3 के बाद मैंने लिखा था PH3। देखो इस PH3 को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फोस्फीन,
इसको कहा जाता है फोस्फीन। इसका नाम क्या होता है? फोस्फीन। एक इसके जैसा सा ही होता है, इसके भाई जैसा ही लगता है, जिसको बोलते हैं हम फोस्जीन। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये होता है फोस्फीन, ये होता है फोस्जीन। और फोस्जीन का फॉर्मूला पूछे तो CaOCl2। फोस्जीन क्या होता है? CaOCl2। और फोस्फीन क्या होता है? हाँ, अमोनिया गैस फ्रिज में, बिल्कुल 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 ठीक है। और फोस्फीन क्या होता है? PH3। ये दोनों ही क्या होती हैं? जहरीली गैस होती हैं। ये दोनों ही जहरीली गैस होती हैं। आपने सुना होगा कि जो हिटलर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या करता था, बहुत सारे लोगों को एक चैम्बर बना के उसके अंदर बंद करके एक गैस छोड़ देता था। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एक गैस छोड़ देता था और छोड़ने से वो इंसान मर जाते थे। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो हिटलर ने एक गैस चैम्बर बनाकर उसमें कौन सी गैस छोड़ी थी? हिटलर ने गैस का एक चैम्बर बनाया और उस गैस चैम्बर के अंदर फोस्जीन और फोस्फीन दोनों भर के लोगों को मार देता था। ऐसे गैस का चैम्बर बनाया, उसके अंदर PH3 और COP कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको बोलते हैं, फोस्जीन बोलते हैं, इन दोनों को भर के और इंसान को इसके अंदर बंद कर देता था। इंसान, ये जहरीली गैस होती थी, हमारे बॉडी में जाकर ऑक्सीजन की पावर को कट कर देती है तो मर जाता है वो। हिंदी में सेम नाम है बेटा, इसको फोस्जीन और फोस्फीन ही बोलेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि हिटलर ने गैस चैम्बर में कौन सी गैस का उपयोग किया था? आप क्या बताएंगे? फोस्जीन और फोस्फीन का उपयोग किया था। फोस्जीन और फोस्फीन। यूरिया का पीएच बेटा, एवरेज ह्यूमन यूरिन का पीएच अगर आप पूछ रहे हैं तो वो 6 होता है बेटा, ठीक है। ये दोनों क्या होती हैं? जहरीली गैस, फोस्जीन और फोस्फीन। देखो, इस फोस्जीन से एक क्वेश्चन और बनता है साइंस में, केमिस्ट्री में, वो भी पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो बहुत ही इजी लगेगा ये क्वेश्चन। आपने एक नाम सुना है क्लोरोफॉर्म, सबने सुन रखा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है ना, फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। CHCl3। अच्छा, पहले जल्दी से बताइए, यहां पर इस CHCl3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? जल्दी बताइए, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या नहीं? लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड अमोनिया दोनों यूज में ले सकते हैं। दीप सिंह, जल्दी बताइए, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? अरविंद कुमार कह रहे हैं यस, कमल जी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, बहुत सारे नहीं। अरविंद कुमार यस कैसे बोल दिया आपने? अभी मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनाता है? जब वो या तो F के साथ हो या O के साथ या N के साथ। तो यहां पर ना F है, ना O है, ना N है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म क्या करता है? क्लोरोफॉर्म बेहोश करने में काम में ली जाती है, बेहोशी में काम ली जाती है। इंसान को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज में लिया जाता है। आप अगर आपके पास 12th क्लास में केमिस्ट्री था तो आपसे टीचर जब आपका जब प्रैक्टिकल हुए होंगे तो जरूर एक वाइवा में जो एग्जामिनर आया होगा उसने एक क्वेश्चन पूछा होगा कि क्लोरोफॉर्म की बोतल दिख रही है वहां पे? आपने बोला होगा हाँ दिख रही है। कि उसको कपड़े से बांधकर क्यों रखा हुआ है? और क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है, इसकी बोतल को हमेशा डार्क ब्राउन कलर की बोतल में रखा जाता है और भूरे रंग की बोतल में रखते हैं और ऊपर से कपड़ा बांध के रखा जाता है। इसको केमिस्ट्री लैब में डार्क ब्राउन कलर की बोतल में रखेंगे इस क्लोरोफॉर्म को और कपड़े से बांध के रखा जाता है, कपड़े से बांधकर। तो अब मुझे बताइए ऐसा क्यों किया जाता है? कपड़े से बांधकर या डार्क ब्राउन कलर की बोतल में क्यों रखा जाता है? जल्दी बताइए क्यों रखा जाता है? जो क्लोरोफॉर्म होती है उसको डार्क ब्राउन कलर की बोतल में, हल्की भूरे मतलब गाढ़े भूरे रंग की बोतल में और ऊपर से इसको कपड़े से कवर करके बांधा जाता था। क्यों? हाँ, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। वो इसका आयुर्वेदिक नेम होता है। लाइट से छुपाकर क्या हो जाता है? देखो, जो आपकी क्लोरोफॉर्म है उसको हमने भूरे रंग की बोतल में और कपड़े से बांधकर रखा। क्यों रखा? क्योंकि अगर आपने क्लोरोफॉर्म को CHCl3 अगर आपने इसको कपड़े से बांधकर नहीं रखा
तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाएगा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाएगा। और प्लस डार्क ब्राउन कलर की बोतल में नहीं रखा तो इसको क्या मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएगा। और जब क्लोरोफॉर्म को सनलाइट और ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये क्लोरोफॉर्म क्या करती है, COCl2। अभी मैंने आपको बताया CaOCl2 ये बना देती है, CaOCl2 बना देती है। और ये क्या होता है, तो ये CaOCl2 क्या होता है आपका, COCl2 क्या होता है आपका, फोस्जीन होता है। और फोस्जीन क्या होती है, एक टॉक्सिक गैस होती है, एक टॉक्सिक गैस होती है। COCl2 क्या होती है, एक टॉक्सिक गैस होती है। हाँ ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर मैम हमने क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन दे दिया और सनलाइट दे दिया तो वो COCl2 बोले तो फोस्जीन गैस बना देती है। और फोस्जीन एक टॉक्सिक गैस होती है, एक जहरीली गैस होती है। इसीलिए क्या किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को डार्क ब्राउन कलर की बोतल में और कपड़े से बांधकर रखा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा जो क्लोरोफॉर्म है वो बेहोश करने के काम में आती है। जो लोग किडनैप करते हैं या जो लोग चोरी करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कपड़े पे क्लोरोफॉर्म को डालकर और सामने वाले इंसान को सूंघा देते हैं। और इंसान क्या होता है, उससे कभी कभी मर भी जाता है। हालांकि वो इंटेंशनली नहीं करते, वो सिर्फ बेहोश करने के लिए करते हैं। अगर आप दिन में किसी इंसान को क्लोरोफॉर्म सूंघा रहे हो तो वो बेहोश नहीं होगा, वो मर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कपड़े के ऊपर क्या डाला, क्लोरोफॉर्म डाला। क्लोरोफॉर्म डालते ही उसको क्या मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएगा। और किसकी प्रेजेंस में आएगा, ऑक्सीजन की। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सामने वाले को क्लोरोफॉर्म नहीं सूंघा रहे हो, अब वो बेहोश नहीं होगा, अब क्या होगा, वो मर जाएगा। आपने उसको क्या सूंघा दिया, आपने उसको जाने अनजाने में फोस्जीन सूंघा दिया, तो अब वो इंसान मर जाएगा। तो आपको याद रखना है फोस्फीन क्या होता है, तो फोस्फीन PH3 होता है, जबकि फोस्जीन COCl2 होता है। ये छोटा है, बड़ा लिख लेना, COCl2 होता है। और इन दोनों को हिटलर अपने गैस चैम्बर बनाकर इन दोनों गैस को यूज में लेकर, ये दोनों टॉक्सिक गैस होती है, और मार देता था। और एक क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने में इंसान को बेहोश करने में, या थोड़ा मोड़ा मतलब कोई भी सर्जरी वर्जरी करना हो, छोटा मोटा सर्जरी करना हो, तब क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया जाता है। बट अगर प्रॉपर पूरी सर्जरी करना हो तो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं, इसको डार्क ब्राउन कलर की बोतल में या कपड़े से बांधकर इसको रखा जाता था। क्यों, क्योंकि ये जब क्लोरोफॉर्म को आप ऑक्सीजन दे दोगे तो यहाँ पर COCl2 प्लस HCl बन जाएगा। जब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर हाफ O2 आएगा। तो इसने क्या बना दिया, COCl2, और COCl2 क्या है, फोस्जीन गैस है। तो ये दोनों तीनों बातें आपको याद रखनी है कि फोस्फीन पूछे तो PH3 होता है, और PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। अगर फोस्जीन पूछे तो COCl2 होता है। ठीक है, COCl2 क्या, लैब में क्यों रखते हैं बेटा, लैब में बहुत सारे काम आता है, बहुत सारी चीजों में काम आता है। COCl2 अखिलेश अहिरार, COCl2 होता है, ये तो होता है ब्लीचिंग पाउडर। COCl2 होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ये तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। CaOCl2 नहीं करना है, ठीक है, अखिलेश अहिरवार। ठीक है, अगर आपसे COCl2 पूछे तो वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो विरंजक चूर्ण होता है। बट अगर COCl2 पूछेगा तो बेटा वो क्या होगा, वो आपको बताना है, वो फोस्जीन होगा। सोमेटोसिन भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका एक यूरिया से क्वेश्चन आता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है मैम NH2CO NH2। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाँ मैम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपका ऑक्सीजन के साथ। ये होता है यूरिया। और आपको याद रखना है कि यूरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था। यूरिया वॉज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखिएगा, लैब में सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो बनाकर तैयार किया गया था वो कौन सा था, यूरिया था। ये आपको याद रखना है। याद रखना है कि यह है पहला कार्बनिक संश्लेषण पदार्थ है,
यह पहला कार्बनिक संश्लेषण पदार्थ है जो लैब में या लेबोरेटरी में बनाया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है इथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या नहीं होता है? देखो, हाइड्रोजन है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इथेनॉल क्या होती है? इथेनॉल ड्रिंकिंग एल्कोहल होती है, पीने वाली शराब होती है। ड्रिंकिंग शराब, पीने वाली एल्कोहल होती है। दूसरा, इसका नाम होता है, इसको स्प्रिट भी कहा जाता है। इसको स्प्रिट भी कहा जाता है। इसको स्प्रिट भी कहा जाता है। तो यहां पर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहां पर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एक ये तो होता है इथेनॉल। अगर पूछे मिथेनॉल क्या होता है, वो होता है CH3OH। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा मैम। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, मिथेनॉल। और ये मिथेनॉल क्या होती है? इसको बोलते हैं हम कच्ची शराब, जो पीकर इंसान या तो अंधा हो सकता है, अगर आप पियोगे या तो अंधे हो जाओगे, या आप मर जाओगे, या आपकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि ये क्या होती है? ये टॉक्सिक एल्कोहल होती है। ये टॉक्सिक एल्कोहल होती है। अगर आपने पी तो आपकी आंखों में रोड सेल्स होती है, वो खराब हो जाती है और इंसान भी क्या हो जाता है? मर जाता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम यूरिया किसने बनाया था? तो वोलर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। वैसे पूछता तो नहीं है इतना, बट लिख लो, वोलर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूरिया बनाया था। ठीक है, पीने वाली शराब पूछे तो आपको बताना है C2H5OH होता है, इथेनॉल होता है। जबकि जो कच्ची शराब होती है, टॉक्सिक एल्कोहल होता है, वो कौन सा होता है? मिथेनॉल होता है। और इसको, इथेनॉल को स्प्रिट कहा जाता है और इसको वुड स्प्रिट कहा जाता है। वुड स्प्रिट आपने देखा होगा, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो कुछ जलते टाइम पर वो नहीं निकलती है, ऐसा पानी से निकलता है, बुलबुले से निकलते हैं, उसी को कहा जाता है वुड स्प्रिट। कच्ची शराब का मतलब कच्ची शराब होता है। कच्ची शराब नहीं समझते? हाँ, पीने से अंधा क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी आंखों में एक सेल होती है, रोड सेल, जो हमें लाइट दिखाने का काम करती हैं। इन रोड सेल्स का काम होता है लाइट दिखाने का। और जैसे ही आपका ये मिथेनॉल गया इसके पास, तो ये रोड सेल्स डैमेज हो जाती है, आपको लाइट नहीं दिखता है, आपको दिखना बंद हो जाता है। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। टॉक्सिक का मतलब होता है बेटा अखिलेश जहरीला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? जल्दी बताइए, इसका नाम क्या होता है? जल्दी बताइए, इसका नाम क्या होता है? अरे एल्डिहाइड सेम नहीं होता है बेटा। हरीश कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है, एल्डिहाइड CHO। जल्दी बताइए, इसका नाम क्या होता है? अच्छा पहले बताओ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? मैम होगा। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है मैम? ऑक्सीजन के साथ। इसको कहा जाता है कीटोन ग्रुप। ये जो C डबल बॉन्ड O होता है, ये याद रखिए कीटोन ग्रुप। बट जब इसका नाम लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो इसको कहा जाता है एसीटोन। अगर पूछे कीटोन ग्रुप क्या होता है, तो आपको बोलना है C डबल बॉन्ड O ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? कीटोन, है ना। और ये याद रखना है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या होता है, तो आप याद रखिएगा ये क्या होता है? एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे ये क्या होता है? एसीटोन। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये काम क्या होता है? तो ये काम आता है नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट रिमूवर, एज ए नेल पेंट रिमूवर। जो नेल पॉलिश है उसको हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो एसीटोन यूज किया जाता है। इसको नेल पेंट रिमूवर कहा जाता है। दूसरा, ये नशा करने में भी काम आता है। इससे ज्यादा सूंघ लोगे, ज्यादा देर तक सूंघने से इंसान बेहोश भी हो सकता है। हाँ, कीटोन इसको नहीं, कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोलते हैं। डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या होता है? कीटोन। तो जब आपने इसको जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये एसीटोन। इसका दूसरा नाम बेटा, इसको थीनर नाम से भी जानते हैं। हमारे घरों में जब हम पेंट लेकर आते हैं
तो क्या उसको पतला करते हैं हम, है ना, गाढ़ा हो जाता है, पतला करते हैं। पतला किससे करते हैं? थिनर से करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग इसको नशा करने में काम लेते हैं। दिल्ली में ये फेमस है सॉल्यूशन नाम से। सॉल्यूशन 5-5, 10-10 रुपए की पुड़िया आती रहती हैं, ठीक है, उससे लोग इसको पीकर नशा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये तो है CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। अगर मैं आपको नेक्स्ट पूछूं कि इसको क्या बोलते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? CH3 OCH3 को क्या बोलते हैं? CH3 OCH3, इसका नाम क्या होता है? जल्दी से बताएं, इसका क्या नाम होता है? हाँ, कच्ची शराब से न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल। देखिए, इसको बोलते हैं हम इथर, इथर, इसका नाम होता है इथर। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, जब आप डेंटिस्ट आपके दांत में एक इंजेक्शन लगाता है, आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, उस कीड़े को रिमूव करने के लिए कुछ देर के आपके एक पार्ट को, इधर के पार्ट को बेहोश करता है, तो जो डॉक्टर एनेस्थेसिया देते हैं उसको कहा जाता है डेंटिस्ट एनेस्थेसिया। तो ये कहाँ काम आता है? ये डेंटिस्ट एनेस्थेसिया में काम आता है। जो दांतों वाले डॉक्टर होते हैं वो किसको यूज में लेते हैं? वो नाइट्रस ऑक्साइड को यूज में लेते हैं। हाँ, RCT जब आप करवाते हैं, रूट कैनाल टीथ में जो भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसमें ये काम आता है। तब देखिए आपको कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पूछेगा जब डॉक्टर बेहोश करने के लिए काम में लेता है तो वो कौन से केमिकल को या किसको यूज में लेता है? आप बताएंगे नाइट्रस ऑक्साइड को। आपसे पूछे टांके लगाने में, जैसे टांके नहीं लगता, आपकी सर्जरी होती है, टांके लगे और टांके खुलते हैं, उस टाइम पर आपको जब बेहोश किया जाता है, स्टिचिंग के टाइम पर या प्रॉपर बेहोश करना है तो वो किससे किया जाता है? वो इथर से किया जाता है। वो एनेस्थेसिया इंजेक्शन दिया जाता है और एनेस्थेसिया इंजेक्शन में क्या होता है? इथर का अमाउंट ज्यादा होता है। ऑक्साइड होता है वो क्या होता है में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड क्या? लाफिंग गैस। बेटा कीटोन, कीटोन एक का फॉर्मूला नहीं होता, कीटोन एक ग्रुप होता है, ग्रुप का नाम होता है। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, वैसे ग्रुप होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। तो जब आप इसको CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं? हम एसीटोन बोलते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने पूछा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड नहीं पढ़ा आपने, HCHO ग्रुप, CHO ग्रुप, ठीक है। अभिजीत सरकार, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पानी कितने टाइप का होता है। वो तो पानी के नाम थे, ये पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड की बात बता दी। देखिए आपने कितनी सारी चीजें पढ़ ली। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि पानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्यों होता है पानी उदासीन? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। पीएच वैल्यू को किस फॉर्मूले से निकालते हैं? तो मैम पीएच पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको कैसे निकाला जाता है? माइनस log H से निकाला जाता है। H का वैल्यू यहाँ पर कितना पुट करना होता है? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर एंड में क्या आएगा? log आपका 10 हो जाएगा और एक वैल्यू होकर कितना आ जाएगा? 7। जब 7 pH है तो पानी क्या हो गया? न्यूट्रल। नेक्स्ट, ये पानी न्यूट्रल होता है, ये बात किसने बोली थी? तो मैम ये आर्रेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बोली थी, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। आर्रेनियस जी ने बोला। दूसरा, उसके बाद कौन से साइंटिस्ट थे? ब्रॉन्स्टेड। और ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था? ब्रॉन्स्टेड ने बोला था कि पानी एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो दोनों प्रकृति का हो, जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकृति रखता हो, यहाँ पर उभयधर्मी। कैसे? जब आप H2O को H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ का यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? यहाँ पर H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कैसे आपको निकालना है? जब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो हमेशा वहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही होता है, ठीक है। पानी में कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? OH, देन वापिस किससे? OH, फिर वापस किससे? H से। तो यहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है वो हमेशा कौन सा होगा? ये H बॉन्ड होगा। और पानी को कैसे लिखा जाता है? तो मैम ऑक्सीजन HH। ये क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव
ये पॉजिटिव। एक पोल पॉजिटिव वाला हो गया, एक पोल नेगेटिव वाला हो गया। तो पानी कैसा होता है? पोलर। और आपको मैंने एक बात बताई कि पोलर जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा किसको डिसॉल्व करेगा? पोलर को ही करेगा। ध्रुवीय जो विलयन होता है वो हमेशा किसको सोल्यूबल करता है, किस में घुल जाता है? वो ध्रुवीय चीज में ही घुल जाता है। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, पानी में नमक घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि पानी में पॉजिटिव नेगेटिव, नमक में भी क्या? पॉजिटिव नेगेटिव। HCl ये लो पॉजिटिव नेगेटिव घुल जाएगा, है ना। और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर एंगल बनता है वो कितना बनता है? 104.5, यहाँ पर 104.5 का बनता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और आपका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये आपके फालतू पड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं। फालतू पड़े इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोन पेयर। लोन पेयर, ये सब आगे की बातें, खैर छोड़ दो, ये मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पढ़ाया नहीं, क्योंकि लोन पेयर वगैरह ये आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इतनी चीजें आपने पढ़ ली। उसके बाद मैंने बोला कि पानी एक तो एंगुलर है, दूसरा पानी क्या है? पोलर। दोनों प्रॉपर्टी होने की वजह से पानी क्या बन गया? तो पानी इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है मैम? पानी एक सर्वविलायक है। पानी क्या है? एक सर्वविलायक है, सब कुछ घोल देने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया 3-4 एग्जाम्पल दिए कि PH3 क्या होता है, इसको बोलना है फॉस्फीन। COCl2 क्या होता है? फॉस्जीन होता है। CH3C डबल बॉन्ड और CH3 क्या होता है? नेल पेंट रिमूवर होता है। CH3O क्या होता है? ईथर होता है, ये एनेस्थेसिया के इंजेक्शन में होता है। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। और फ्रेश यूरिन में जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है? अमोनिया में। NH2CO क्या होता है मैम? ये तो यूरिया है, और यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया, है ना। हाँ, PPM बताऊंगी, सोनू कुमार रुक जाइए, सब बताऊंगी मैं, PPM बताऊंगी, वाटर PPM बताऊंगी, रुक जाइए, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने थे। C2H5OH क्या होता है मैम? इसको तो पीने वाली शराब बोलते हैं। और CH3OH क्या होता है? ये अंधा करने वाली या टॉक्सिक शराब होती है। ये सब आपको कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। पानी के नाम कितने होते हैं? तो मैम पानी के 2 नाम होते हैं। कैसे? तो मैम आपने बताया था, ऑक्सीजन पे कैसा? और 2 नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे कैसा? पॉजिटिव। जब क्रॉस मेथड करेंगे तो ये 2 नेगेटिव कहाँ जाएगा? इसके पैरों में। यहाँ कहाँ चला जाएगा? इसके पैरों में। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 2 नेगेटिव। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1 पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्राइड। तो पानी के 2 नाम क्या बोल दिया? ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन बोल लो या हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन बोल लो, है ना। ऑक्साइड किसका हो जाएगा? एक बार इसका कर दो, एक बार इसका कर दो, तो इसका जब करेंगे तो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और ऑक्साइड ऑफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये पानी के 2 नाम हो गए। अब बात आती है कि पानी कितने टाइप का होता है। पानी कितने टाइप का? तो लिखिए 3 टाइप्स ऑफ वाटर। 3 टाइप्स ऑफ वाटर। पानी 3 प्रकार का होता है। पानी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला लिखिए 1 नंबर लगा के, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे मृदु जल। सॉफ्ट वाटर, मृदु जल। दूसरा आपको लिखना है यहां पर हार्ड वाटर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कठोर जल। कठोर जल। 2 नंबर हो गया आपका हार्ड वाटर, और 3 नंबर पे आपको लिखना है हैवी वाटर। हैवी वाटर, और हिंदी में बोलते हैं इसको भारी जल। तो पानी कितने प्रकार का? पानी 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सॉफ्ट वाटर, ठीक है, सॉफ्ट वाटर। टीयर गैस, बेटा टीयर गैस आगे बताऊंगी। क्लोरोपिक्रिन होती है, एसिटोक्लोरोफेनॉन होता है। टीयर गैस पे भी बात नहीं करेंगे, वो आगे बताऊंगी, जब कार्बन वाला चैप्टर करवाऊंगी गौरव तब बताऊंगी। एक बार बता देती हूँ मैं, क्लोरोपिक्रिन होता है, अल्फा एसिटोक्लोरोफेन होता है, ये टीयर गैसेस होती है, यहाँ पे नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। दिमाग में ये क्वेश्चन फिट कर लो,
देखो कैसे कैसे क्वेश्चन। पानी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। पानी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। पानी क्या होता है? एंगुलर होता है। पानी क्या होता है? पोलर होता है। ये चारों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पानी, भैया पानी की क्या क्या क्वालिटी होती है, ये आपको बताना पड़ेगा। पानी के जो हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, नीचे हाइड्रोजन होता है, तो ये आपस में शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। पर H2O के बीच में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसे नहीं लिखवा रही हूँ, मैं चाहे थ्योरी पढ़ा रही हूँ, पर क्वेश्चन बन के ऐसे ही आएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक हो गया सॉफ्ट वाटर, एक हो गया हार्ड वाटर, एक हो गया हैवी वाटर। अब सबसे पहला सॉफ्ट वाटर, जिसको बोलते हैं मृदु जल, या इसको कहा जाता है मीठा पानी। इसको बोला जाता है मीठा पानी, और इसको बोला जाता है खारा पानी। खारा पानी आपने समझते होंगे, राजस्थान सवरा साइड में ज्यादा होता है। देखो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, आप कपड़े धो रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, ये आपका पानी है। कपड़े धोने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो साबुन चाहिए या सर्फ चाहिए। आपने इस कपड़े के ऊपर साबुन लगाया, सर्फ लगाया, साबुन सर्फ जैसे ही लगाया तो यहाँ पर बहुत सारे झाग मिलेंगे, आपको फोम मिलेगा, बहुत सारा फोम, या आप लिख सकते हो लेदर मिलेगा। ऐसा पानी जो साबुन या सर्फ के साथ झाग दे, जो झाग फोम करे, तो उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? ऐसा पानी जो साबुन के साथ या सर्फ के साथ, डिटर्जेंट के साथ फोम करे, फोम दे, फोम का मतलब होता है झाग, या लेदर फोम करे, आप क्या बोलेंगे? उसको सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। तो सॉफ्ट वाटर क्या होगा? ऐसा पानी जो डिटर्जेंट के साथ या सोप के साथ क्या दे? झाग दे। झाग दे उसको क्या बोलेंगे हम? उसको झाग क्या देंगे हम? झाग देते क्या बोल देंगे उसको? मीठा पानी बोल देंगे। ठीक है, अब आइए हार्ड वाटर। आप लाए साबुन, आप साबुन लाए और एक कपड़ा है आपका, इसके ऊपर आपने साबुन रगड़ी, यहां पर से कोई भी झाग नहीं बने, मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, यहां झाग नहीं बने। तो जो ऐसा पानी जो साबुन या डिटर्जेंट के साथ झाग फॉर्म ना करे या लेदर फॉर्म ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हार्ड वाटर या कठोर जल कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया क्या? कि मीठा पानी हमेशा झाग देता है, किसके साथ? साबुन या डिटर्जेंट के साथ। बट हार्ड वाटर कभी भी झाग नहीं देता। हैवी वाटर एक बार भूल जाओ, बाद की बात है, पहले हम इन दोनों को देखेंगे, उसके बाद हम हैवी वाटर देखेंगे। अब मैम सॉफ्ट वाटर चलो काम में आ गया, समझ में आ गया। हार्ड वाटर ने झाग क्यों नहीं दिया? हार्ड वाटर ने झाग क्यों नहीं दिया? क्योंकि हार्ड वाटर में क्या थी? कुछ इम्प्योरिटीज थी। अब बात आती है कि हार्ड वाटर होता क्या है, कठोर जल होता क्या है, कठोर जल के क्या होता है। तो पहला तो हमने क्या बताया? ऐसा पानी जो क्या ना दे? जो लेदर ना दे, जो झाग ना दे, झाग ना दे। ठीक है, अब इसको हमने हार्ड वाटर क्यों बोला? दूसरा रीजन क्या है? ये पानी है, ये आपका एक बीकर है, उसके अंदर पानी है, इसको मैंने बोला ये पानी आपके पास हार्ड वाटर है। अब हार्ड वाटर क्यों है? क्योंकि इस पानी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड है, प्लस या मैंने ऑब्लिक लगा दिया, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस हैं। ठीक है, या तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड होगा या इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस होंगे, या इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस होंगे। ये होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। इनको क्या इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। अब देखो हमारी यहां से डेफिनेशन क्या निकलेगी हार्ड वाटर की। ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं, उसको हम कठोर जल बोलते हैं। और ऐसा पानी जिनमें ये इम्प्योरिटीज
ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। तो सॉफ्ट वाटर ने झाग दे दिए क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज नहीं थी, बट हार्ड वाटर में इम्प्योरिटीज हैं, तो उसमें आपने लेदर फॉर्म नहीं हो पाया। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। हाँ, जियोलाइट नहीं होता है वो, जे नहीं होता है बेटा, जेड होता है वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर रिपीट करूं, आपसे पूछेगा कौन कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन कौन से आयंस होते हैं। आप बोलोगे क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इन सब की वजह से क्या हो जाता है, पानी हार्ड हो जाता है। और पानी में जो हार्डनेस है उसका रीजन क्या है, ये सब इम्प्योरिटीज उसका रीजन है। अब पानी में हार्डनेस, पानी ये जो झाग नहीं दे रहा है हार्ड वाटर, इसकी हार्डनेस को दो तरीकों से आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए, हार्ड वाटर में जो हार्डनेस है वो दो टाइप की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब समझ गए, इम्प्योरिटीज। हिंदी में इसको बोलेंगे अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। पहला क्वेश्चन आता है कि पानी में टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है। आप बताओगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हो। पहला बात देखिए, यहां पर मैं लिख रही हूं, आपसे पूछेगा हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट आयंस हो, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। और पानी में हार्डनेस जो होती है, जो कठोरता होती है, वो दो तरीके की होती है। जो कठोरता है वो एक तो होगी टेम्परेरी, मतलब कुछ टाइम के लिए है और कुछ नॉर्मल सॉल्यूशन करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। एक होती है परमानेंट, ये अस्थाई, ये स्थाई। टेम्परेरी हार्डनेस वाला पानी किसको बोलेंगे, ये पानी है, इस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट HCO3। तो इस पानी को मैं क्या बोलूंगी, इस पानी को मैं टेम्परेरी हार्डनेस वाला पानी बोलूंगी। आपसे सीधा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी के अंदर जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो कौन कौन से इम्प्योरिटीज की वजह से होती है। आप बताएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। अब इसका उपाय क्या है, इसका क्योर क्या है, इसका उपाय मतलब इसको प्योर कैसे कर सकते हैं, इसकी टेम्परेरी हार्डनेस को आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो पहला, गर्म करने से। इसका पहला उपाय क्या है, इसका पहला उपाय है आप इसको गर्म कर दो। गर्म करने पर, अब मैम गर्म करने पर ऐसा क्या हो जाएगा, देखो जैसे ही आपने इस पानी को गर्म किया जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस हैं, CO3, यहां से कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2, यहां से भी कौन सी गैस, CO2। और ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम है ये हैवी होकर कहाँ जाएंगे, यहाँ पेंडे में इकट्ठे हो जाएंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज नीचे आ जाएंगी हैवी होकर, CO2 गैस क्या होगी, बाहर चली जाएगी। और ये पानी क्या हो जाएगा, इसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो टेम्परेरी हार्डनेस आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, मैम गर्म करने पर इससे CO2 क्या होगा, बाहर चला जाएगा। और CO2 बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर बचा क्या मैम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो पेंदे में आ जाएगा। और पेंदे में आने से क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, पानी आपका ऊपर रह जाएगा। तो एक इलाज तो आपका ये है, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एक इलाज तो आपके पास ये है। दूसरा देखिए, ये आपका पानी है, यहाँ पर इसको आपने गर्म किया और आपने इसको क्या बोला है, टेम्परेरी हार्डनेस वाला वाटर। कहने का मतलब इसमें कौन कौन सी इंप्योरिटीज हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, यहाँ पर भी क्या है, बाइकार्बोनेट्स हैं। दूसरा इसका उपाय आता है क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड दूसरी विधि है इसकी, क्लार्क विधि। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस विधि द्वारा पानी की टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव की जाती है। आप बताएंगे कौन सा,
क्लार्क मेथड द्वारा। अब क्लार्क मेथड क्या होता है? क्लार्क मेथड में या तो आप कैल्शियम कार्बोनेट डाल दो इस पानी के अंदर, या आप कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, चूना, ये डाल दो, या तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी मेथड को हम क्लार्क मेथड बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, आप बताओगे। पहला था गर्म कर दो, CO2 उड़ जाएगा, हो गया। दूसरा क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड में कैल्शियम कार्बोनेट या चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर डालोगे, कैल्शियम कार्बोनेट डाला, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, ये कैल्शियम जो है ये हैवी हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा और CO2 उड़ जाएगा। CO2 उड़ेगा, वापिस आपका क्या हो जाएगा, हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। तो आपसे सीधा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पानी कितने टाइप का, आप बताओगे पानी 3 टाइप का, पहला सॉफ्ट वाटर, दूसरा हार्ड वाटर, तीसरा आपका हैवी वाटर। उसको छोड़ दो एक बार, हैवी वाटर अगली क्लास में होगा। अब आपसे पूछे सॉफ्ट वाटर क्या होता है? ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट आयंस ना हो। उनमें जब आयंस नहीं है इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के इतने सारे, तो वो क्या करता है, साबुन या सर्फ के साथ क्या करता है, झाग देता है। तो ऐसा पानी जो साबुन सर्फ के साथ झाग देता है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट वाटर। दूसरा आता है आपका हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का मतलब है ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट आयंस हो, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर में जो हार्डनेस होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट। एक होती है अस्थाई जिस कुछ टाइम के लिए है, और अस्थाई जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो हमेशा बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होती है। कुछ देर के बाद आप 2 सॉल्यूशन दोगे, उन सॉल्यूशन को पहले को बोलेंगे गर्म करने पर, तो मैम यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ये दोनों हैवी होकर पैंदे में आ जाएंगे, हो जाएगा। दूसरा आपको क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड में कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, इसके अंदर डालेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम हैवी हो जाएगा, नीचे रह जाएगा और आपका CO2 गैस उड़ जाएगा बनकर। तो ये भी क्या हो गया आपको, इसको क्लार्क मेथड बोलते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं, किसकी, पानी की। नेक्स्ट चले परमानेंट हार्डनेस। हाँ हाँ, अच्छा। और दूसरा है आपका परमानेंट हार्डनेस। चलो यहां से कल करेंगे परमानेंट हार्डनेस, ये कल पढ़ेंगे कि पानी में परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव की जा सकती है। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर, फिर भी कुछ ज़्यादा ही और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम पानी से देखेंगे, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है। मैम हार्ड वाटर कहाँ मिलता है? बेटा राजस्थान के कुछ गांव में जाओगे, जोधपुर बाड़मेर साइड, आज भी बहुत खारा पानी मिलता है, वहां पर हार्ड वाटर मिलता है। उन लोगों को कपड़ा धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अगली क्लास में करेंगे परमानेंट हार्डनेस वाला, वो यहाँ नहीं करेंगे। देखिए मैं एक बार बता देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने पानी से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, पानी के कुछ प्रॉपर्टीज बताई, जिसमें से पहली प्रॉपर्टीज पानी न्यूट्रल है। दूसरा पानी क्या होता है, पानी का pH 7 होता है, 7 कैसे निकाला तो वही मैंने सिखा दिया। तीसरा पानी एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, पानी एंगुलर है, पानी क्या है, नेक्स्ट पानी पोलर है। पोलर चीज हमेशा पोलर को डिसॉल्व करती है। पोलर का मतलब होता है 2 अलग अलग पोल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जिसके ऊपर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन आपको याद रखना है कि जो पानी है उस पानी के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 104.5, 104.5 का बनता है। उसके बाद आपको याद रखना है, हाँ राजस्थान के सांबर झील में भी बोला जाता है हार्ड वाटर होता है, कठोर पानी होता है, कठोर जल या कठोर पानी होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि हाइड्रोजन, पानी के बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके पास 6 की कमी, इसके पास 2 की कमी, तो ये कौन सा बैंड, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, सांझे से या शेयरिंग से बनता है, ठीक है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने से क्या फायदा होता है बेटा, हार्ड वाटर जो है वो ना तो पी पाओगे आप, बहुत खारा लगेगा आपको पीने में, ना ही उससे कपड़े धो पाएंगे आप, तो क्या करेंगे फिर उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैम 240 का ऑप्शन नहीं आ रहा है ऑफलाइन में, अरे भैया 240 जो चल रहा है वो 240 में ही चल रहा है, बाकी सारे ऑप्शन हैं आपके पास।
ठीक है, चलिए इतने सारे पानी के अगला टाइप मैं अगली क्लास में बताऊंगी और कुछ और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके वाटर से बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है वाटर से कि जो जड़ें होती हैं, प्लांट की जो जड़ें होती हैं, वो पानी को किस मेथड द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ बिल्कुल, NH2 अभिजीत सरकार, तो NH2 में नाइट्रोजन आ तो गया, नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन आ तो गया। मैपिंग पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी में। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? दीपक यादव, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स, वो लंग्स से सांस लेते हैं, जबकि एम्फीबियंस जो होते हैं वो किससे सांस ले सकते हैं? वो जब पानी में होते हैं तो वो स्किन से सांस लेते हैं, और धरती में होते हैं तो वो लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि एम्फीबियंस के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैम अब आप बायो बताइए, अब आप बायो पढ़ा दीजिए। ये क्या बात होती है यार, पढ़ा देंगे, सारा मुझे ही पढ़ाना है, पढ़ा दूंगी मैं, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। मैम प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें? प्रैक्टिस के लिए आता है एक घटना चक्र, घटना चक्र नाम की बुक आती है, वो ले लीजिए आप, घटना चक्र। घटना चक्र हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं आप, वहां से मिल जाएगी आपको। ठीक है, जीनोटाइप बताऊंगी, थोड़ा सा जेनेटिक्स बताऊंगी। जसप्रीत रुक जाइए, जब मैं थोड़ा सा आपको जेनेटिक्स करवाऊंगी तो वहां पर करवाऊंगी। हाँ जीनोटाइप जसप्रीत अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर है आपका जेनेटिक्स का। थोड़ा सा मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, बस मेंडल जी ने जो 3 लॉ दिए थे वो बताऊंगी आपको मैं। तो उसमें आपको जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों यूज में, अभी नहीं समझ में आ जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 2 होते हैं, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप, ये दोनों पढ़ाऊंगी मैं आपको। ठीक है, एक बार रुक जाइए, अभी नहीं आएगा आपको समझ में। मैम सिलेबस कब तक खत्म होगा? जब तक टीचर का मूड होगा पढ़ाने का। जिस दिन नहीं होगा, आप लोगों से थक जाएगा, उस दिन बोल देगा सिलेबस खत्म। ग्रुप डी के लिए कोई बुक नहीं, आप इतना पढ़ लो, ग्रुप डी बहुत इजीली निकल जाएगा आपका। हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा रविपाल। ठीक है, इथेनॉल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है किण्वन प्रोसेस, जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन प्रोसेस करके इथेनॉल बनाया जाता है। सुरेंद्र सिंह थैंक यू वेरी मच। यूपीएसआई के लिए बैच आएगा बिल्कुल। मैम रिकॉर्डेड क्लास में बी बुलेट का वीडियो का 4th क्लास मिसिंग है। अरे 4th क्लास मिसिंग नहीं है, 4th क्लास चला ही नहीं था, 4th क्लास चला ही नहीं था यहाँ पर साइंस स्पेशल के बैच में। मनीष कुमार, मुझे बहुत अच्छे से पता है बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर बचे हैं। ठीक है, हम जो पानी पीते हैं ना बेटा, वो पीते हैं हम मिनरल वाटर, और मिनरल वाटर का पीएच होता है 6.2 या 6.5 वाला। ठीक है, इसलिए उसके अंदर क्या रहती है, उसके अंदर इम्प्योर, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए कंडक्ट कर सकता है वो। चलिए हम मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।